स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम दो टॉपिक करने वाले, एक बिहार बजट और एक बिहार इकोनॉमी सर्वे। ऑलरेडी हम यूनियन बजट और इकोनॉमी सर्वे डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। साथ में हम जो यूनियन बजट में दो राज्य के बारे में स्पेशल फोकस, स्पेशल एलोकेशन किया गया था, बिहार और आंध्र प्रदेश के बारे में। तो बिहार के बारे में जो भी पॉइंट है यूनियन बजट में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो तीन टॉपिक हो गए, ये दोनों और ये बिहार वाला। तो हमारा बिहार वाला पूरा कवर हो जाएगा, बिहार बजट, बिहार इकोनॉमी सर्वे। ये हम परफेक्शन आईएएस के मैगजीन से डिस्कस करें। ऑलरेडी इसमें हम दो टॉपिक डिस्कस कर चुके, एक बिहार करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स। ये दोनों बहुत लंबा थोड़ा सा लंबा 1 आवर से ज़्यादा का वीडियो हो गया, ठीक है। बट ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन। देखो, बाकी जो वीडियो होगा ना, जैसे ये सारे हम 1-2 वीडियो में ही कर लेंगे। जो बचे हुए टॉपिक है ना उसको 2 से 3 वीडियो में कर लेंगे। जैसे कुछ वीडियो में टाइम लगेगा, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन से वीडियो जहाँ पे टाइम लगने वाला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको एक ही वीडियो में करेंगे। चाहे साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सिक्योरिटी, एक वीडियो में ये कर लेंगे। इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम, ये एक वीडियो में कर लेंगे। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ये एक वीडियो में कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे करके, मतलब हम ये भी नहीं चाहते कि 5 to 6 आवर का वीडियो है, 1 आवर, 1.5 आवर के बीच का आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में ये दोनों टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बजट ऑफ बिहार एंड बिहार इकोनॉमी सर्वे। सबसे पहले ये वो पॉइंट है जो है तो यूनियन बजट का, बट ये इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? बिहार से रिलेटेड इनिशिएटिव है। तो बिहार को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बिहार को हब बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बजट दिया गया, कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए। वो उस स्पेशल प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, वो स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पूर्वोदया प्लान। इसमें कुछ जो इस पूर्व वाले राज्यों का उदय करना है, नाम से ही पता चल रहा है। तो कौन कौन से राज्य होंगे पूर्वी भारत में? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन सब का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देना है और इनको ग्रोथ का इंजन बनाना है विकसित भारत का। क्योंकि हमें विकसित भारत कब तक बनाना है? 2047। तो जो राज्य पीछे हैं उनको आगे करना जरूरी है। बाकी राज्यों में रिलेटिवली स्थिति अच्छी है, तो इनका करना है। तो पूर्वोदय प्लान याद रखना, पूर्व का उदय। पूर्व में राज्य में कौन कौन है? उत्तर पूर्वी नहीं बोला, पूर्व में आप रख लो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। एक तो गया में इंडस्ट्रियल नोड बनाया गया है। कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन सा है? एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसका नाम है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो जब भी कॉरिडोर बनाया जाता है तो बीच बीच में नोड बनाया जाता है। तो एक नोड क्या है इस पूरे कॉरिडोर में? एक नोड है गया। क्योंकि आप देख रहे हो इसमें पश्चिम बंगाल को जोड़ रहे हैं पंजाब से, पश्चिम बंगाल को पंजाब से जोड़ रहे, पूरा यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो बीच में गया में नोड होना चाहिए ना, वो गया नोड होगा, ठीक है ना। ये मॉडल इंटीग्रेटिंग एंशिएंट कल्चरल सेंटर बनेगा। देखो पहले देखो, ये ऑलरेडी कल्चरल सेंटर है, गया ऑलरेडी कल्चरल सेंटर है, बोध गया के कारण वो ऑलरेडी है। बट इसको मॉडर्न इकोनॉमिक हब भी बनाना है। भाई टूरिज्म वहाँ से ज़्यादा प्रमोट होगा ना, वैसे एरिया में जो किसी भगवान से रिलेटेड, किसी बुद्ध भगवान से रिलेटेड, किसी भी भगवान से रिलेटेड जो ऑलरेडी कल्चरल प्लेस है, वहाँ पे इकोनॉमी बढ़ाना बहुत आसान होता है चाहे तो, ठीक है। उसको इकोनॉमी वहाँ का और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे एंड रोड प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से है? पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर से भागलपुर वाला एक्सप्रेसवे, उसके अलावा बोध गया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा, इन सब का भी उद्धार करना है। ये सब पूर्वोदया का भी पार्ट है। 2 लेन का ब्रिज बनाना है रिवर गंगा पे, 2 लेन का ब्रिज बनाना है रिवर गंगा पे एट बक्सर। इस टोटल कॉस्ट, ये सिर्फ रोड कनेक्टिविटी का कॉस्ट है 26,000 करोड़। उसके अलावा पीरपैंती में एक पावर प्लांट बनाना है, पीरपैंती में एक पावर प्लांट बनाना है, ठीक है। इसका पैसा कितना? 21,400 करोड़। ये एक्चुअली पीरपैंती आपको मिलेगा भागलपुर में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट पूछ सकते हैं ना। उसके अलावा टूरिज्म एंड कल्चरल डेवलपमेंट क्या क्या करना है? एक विष्णुपद टेम्पल है और एक महाबोधि टेम्पल है, इनका कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करना है, कॉरिडोर। और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर का, ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर है ना, उसकी तरह डेवलप करना है।
जितना अच्छा से टूरिज्म साइट डेवलप हुआ रहता है उतना ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। राजगीर का डेवलपमेंट करना है, इंक्लूडिंग द एंशियंट 28 तीर्थंकर मुनि सुब्रता टेम्पल को बनाना है। उसके अलावा सप्तऋषि हॉट स्प्रिंग, इसको भी डेवलप करना है, मतलब बना हुआ है और ज़्यादा उसको रिनोवेट करना है। नालंदा का डेवलपमेंट करना है, ठीक है, उसको टूरिस्ट सेंटर रिवाइवल करना है। ये तो ओपन हो गया, स्टार्ट हो गया है नालंदा यूनिवर्सिटी। सिंपल समझ रहे हो ना। टूरिज्म के लिए विष्णुपद महाबोधि टेम्पल, राजगीर का डेवलपमेंट करना है, और उसके अलावा वहाँ पे टेम्पल है 28 तीर्थंकर का, उसका नालंदा डेवलपमेंट करना है। ठीक है, चलिए ये दोनों गया में, विष्णुपद टेम्पल भी कहाँ पे, गया में, और ये तो महाबोधि टेम्पल है ही गया में। एडिशनल सपोर्ट क्या किया गया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिहार में किया जाएगा। चलो, और एक और चीज़ कि बाहर से पैसा, जैसे जापान वगैरह से पैसा आता है लोन के रूप में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता पूरा नॉर्थ बिहार में भी फ्लड आया है, ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। फ्लड मिटिगेशन, फ्लड को कम करना है, मिटिगेट करना है, और इरिगेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, इसके लिए पैसा दिया जाएगा। और एक और चीज़, कोसी और मेची जो इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट है, उसको अच्छे और जल्दी से इम्प्लीमेंट करना है। कोसी में बहुत ज़्यादा पानी आती है, मेची में पानी आती नहीं, उसको यहाँ से पानी भेजा जाएगा मेची में। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, 11,500 करोड़। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो डिजिटल क्रॉप सर्वे करना है, खरीफ क्रॉप्स का 400 डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद 6 करोड़ फार्मर का और उनके ज़मीन का। अब हम डिस्कस करते हैं बिहार का बजट। देखो, सबसे पहले जो टोटल बजट है हमारा बिहार का वो कितना है, वो है 2.78 लाख करोड़, 2.78 लाख करोड़। ये 2024-25 के फिस्कल ईयर के लिए कि इतना पैसा हम खर्चा करेंगे। 2023-24 में कितना था, देखो 2023-24 में था 2,38,000 करोड़, ठीक है ना, 2,38,000 करोड़। ये 2022-23 का था, ये याद नहीं रखना है। देखो 2023-24 का कितना था, अभी जो हमने देखा 2.78, वो 24-25 के लिए, 23-24 के लिए था 2.38, और ये 22-23 के लिए कितना था, 2.12। इतना क्लियर है ना। और ये दोनों फैक्ट याद नहीं रखना है, सिर्फ 2.78 याद रखना है। ये बिहार का जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, 8.59 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है ना। ये कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 8.9% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये 2023-24 का डेटा है, ये 2022-23 से इंक्रीज हुआ है। उसके बाद ये प्रोजेक्टेड रिसिप्ट इतना आया था, ठीक है, सॉरी ये बजट नहीं, ये रिसिप्ट है और ये एक्सपेंडिचर है, मतलब इतना खर्चा हुआ। ये दोनों फैक्ट यहाँ पे देंगे। जो फिस्कल डेफिसिट है ना, उसको टारगेट था 2023-24 में ये 3% था, बट 22-23 में कितना था, 8.8% था, ठीक है। और चलो ये कितना था, प्रोजेक्टेड रिसिप्ट देख लिया। ये है कि 2023-24 में जो सरप्लस आया था, पिछले साल की बात करें 23-24 में, ये 4479 करोड़ आया था, ये 0.5% ऑफ जीएसडीपी था। अब इसमें से ज़्यादा फैक्ट आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, बट ध्यान नहीं रखना है, अब यहाँ से याद करिए। मेन आपको ये फैक्ट याद रखना है, 2.78 लाख करोड़, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिसी हाइलाइट्स का समरी क्या है। एग्रीकल्चर के फील्ड में हम लोग क्या क्या मिशन ला रहे हैं, बिहार का मिलेट मिशन जिसको श्री अन्न बोला जाता है, पल्स एंड वायलसीड डेवलपमेंट मिशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन, पल्स और वायलसीड का पे हम ज़्यादा फोकस है हमारा 4th एग्रीकल्चर रोड मैप में। और एग्रीकल्चर जो मार्केट यार्ड है ना, उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिले। ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन पे बात की जा रही है, इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट प्लान जो है वो 63,900 पोस्ट को थ्रू वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और 75,000 इतना पुलिस फोर्स को क्रिएट करना है। फिस्कल डेफिसिट देखो 2023-24 में, देखो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये इतना पीछे आप याद रखो, बस एक साल याद रखो वो ठीक है। 23-24 के लिए, पिछले साल के लिए, ये एस्टिमेटेड नहीं है, पिछले साल वाला है कि 3% है जीएसडीपी का। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या लिमिट लगाया था कि आप 3.5% तक का रख सकते हो, लेकिन उस 3.5% में से 0.5% किसके लिए होना चाहिए, पावर सेक्टर के रिफॉर्म के लिए होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों अपना याद रखो। चलो
लाइबिलिटीज कितनी है, मतलब उधार कितना है, उधार है लगभग 37.8% ऑफ जीएसडीपी बाय द एंड ऑफ 2023-24। ठीक है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2020-21 और 21-22 में हमने हाई बोरोइंग कर ली। ये हम लोग चाहते हैं कि 2025-26 तक ये 37% हो जाए। अब देखिए हम सेक्टर वाइज एलोकेशन क्या कर रहे हैं। सबसे पहले एजुकेशन में हम लोग लगभग 22,000 रुपये, 22,200 रुपये खर्चा कर रहे हैं। हमारे टोटल बजट का ये 22.20% है टोटल बजट का। तो हम एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी और स्कॉलरशिप स्कीम के लिए लगभग इतना करोड़ खर्च कर रहे हैं, 3,000। उसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान SSA जो है उसके लिए हम लगभग 15,000 करोड़। ये सब डिटेल में नहीं याद करना है। ये सब रूरल डेवलपमेंट के लिए बस ये रैंकिंग याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको परसेंटेज थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो। क्रोनोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन, फिर रूरल डेवलपमेंट। मनरेगा के लिए लगभग 5,000 करोड़ और 2,000 करोड़ किसके लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। सोशल वेलफेयर के लिए कितना है, 8.19% है। ठीक है ना, और ये फॉर सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 के लिए, और मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना के लिए इतना। ठीक है, चलिए रूरल वर्कसर के लिए क्या है, रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए से रिलेटेड प्रोजेक्ट पे फोकस करना। उसके बाद हेल्थ के लिए कौन कौन सा हमारा स्कीम है कि हेल्थ फैसिलिटीज को और एक्सपेंड करना, और नेशनल हेल्थ मिशन में 3620 करोड़ रुपया खर्चा करना। गुड गवर्नेंस के लिए क्या है, गवर्नेंस को इन्हांस करना, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना। अब देखिए ये डेफिसिट एंड डेट टारगेट क्या क्या है। सबसे पहले रेवेन्यू सरप्लस है। देखो रेवेन्यू सरप्लस कैसे निकाला जाता है, देखो दो टाइप का रिसिप्ट होता है, एक रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल। और एक्सपेंडिचर ये रेवेन्यू और ये होता है, ये रिसिप्ट होता है। एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हम बात इन दोनों का भी कर रहे हैं, सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब कितना पैसा आया, और सिर्फ रेवेन्यू वाला सोर्स है। रेवेन्यू सोर्स मैं डिटेल में समझा चुका हूँ यूनियन वाला बजट में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा हुआ। तो इस एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट घटाएंगे ना, तो हमारे पास रिसिप्ट ज़्यादा आ गया, पैसा ज़्यादा आया टैक्स वगैरह से। खर्चा मतलब ये पेंशन खर्चा, सैलरी जो दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब में वो सैलरी, और भी जो गवर्नमेंट के खर्चा होते हैं, ऐसे खर्चा जिसमें गवर्नमेंट ने कोई एसेट नहीं बनाया या गवर्नमेंट कोई अपना पुराना कर्जा नहीं चुकाया। ठीक है, ये सब रेवेन्यू वाले में आता है। तो रेवेन्यू जो हमारा कमाई ज़्यादा हुआ, खर्चा कम हुआ, तो इसलिए हम रेवेन्यू सरप्लस है कितना, 0.1% ऑफ जीएसडीपी। ये 2024-25 के लिए है। ठीक है, और जबकि हम क्या थे, डेफिसिट में थे पहले। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है, अब देखो ये सिर्फ रेवेन्यू नहीं लेते, टोटल लेते हैं, टोटल कमाई टोटल खर्चा। मान लो टोटल कमाई हमारा है 100 रुपया, टोटल खर्चा हो गया 120 रुपया, तो हमको 20 रुपये कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। कितना हमको बोरो करना पड़ रहा है। ठीक है, ये कितना है, एस्टिमेटेड कितना किया गया है, 3% ऑफ जीएसडीपी अब 2024-25 के लिए, और ये पिछले साल से हम लोग 8.9% नीचे आ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज पिछले साल वाला भी हमने देख लिया। इस साल हमारा टारगेट है कि हम 35.7% हो। पिछला साल कितना था, 37.8% था। इस बार हम कितना चाहते हैं, 35.7% हो जाए जीएसडीपी का। लॉसेस ऑफ स्टेट डिस्कॉम जो हमारी नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार वाला है, ये रिकॉर्ड लॉस कर रही है 2635 करोड़ इन 2021-22 वाला जो फाइनेंशियल ईयर। AT&C लॉस है, ये 32% था 2021-22 में। ये नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा, नेशनल एवरेज कितना है, 17%। गारंटेड लोन, ठीक है ना, इतना गारंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज 20, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लोन दिया जा रहा है। ठीक है ना, गवर्नमेंट बोली थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आप 0.5% अपना बजट मतलब अपना फिस्कल डेफिसिट करवा सकते हो। किसके कारण, पावर सेक्टर में रिफॉर्म करने के कारण। तो पावर सेक्टर में रिफॉर्म करना मतलब क्या, पावर सेक्टर को पैसा देना। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बात करे लोन की। फिस्कल मैनेजमेंट, यहाँ पे मैंने बताया था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या परमिट दिया है कि भाई आप अपने फिस्कल डेफिसिट को अपने जीएसडीपी का 3.5% कर सकते हो, बट सर्टेन कंडीशन है, वही कंडीशन कि आपको इसमें से 0.5% किसके लिए खर्चा करना है, पावर सेक्टर के लिए। इसके लिए स्पेशल लोन देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कर रही है, 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब आप कोई बिल्डिंग बनाओ, कोई रोड बनाओ, कोई फैक्ट्री बनाओ, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 50 साल तक का लोन दे सकती है 2022-20-21 से। उसके अलावा आप एडिशनल बोरोइंग कर सकते हो, किसके लिए, नेशनल पेमेंट्स ये पेंशन सर्विस है ना, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए 2022-23 और 2023-24 के लिए। समझ में आया कि 50 साल तक का लोन ले सकते हो। क्यों,
आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। ये नहीं आप बोल सकते कि सर मुझे अपने कर्मचारियों को सैलरी देनी है, बच्चों को स्कॉलरशिप देना है, बूढ़ों को पेंशन देना है, इसके लिए पैसा नहीं, उसके लिए नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको ये सेट बनाओ, उसके लिए मिलेगा। उसके अलावा और भी बोरोइंग आप कर सकते हो एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए। मेजर सोर्सेस देखो, बिहार का अपना सोर्स क्या है, यहाँ पे देखो कितना पैसा आया कितना पैसा गया। यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखाऊँ, यहाँ पे सबसे पहले रुपीज कम फ्रॉम, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, सेंट्रल का जो टैक्स शेयर आता है ना, वहाँ से सबसे ज़्यादा आता है 40.52, मतलब 100 हर 100 पैसे में से 40.52 पैसे रुपये, हर 100 रुपये में से 40.52 कहाँ से आते हैं, सेंट्रल टैक्स शेयर से। उसके बाद आते कहाँ से, स्टेट के टैक्स रेवेन्यू से 19.47%। उसके बाद कहाँ से आते हैं भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एड ग्रांट। उसके बाद आते हैं पब्लिक डेट। उसके बाद आता है यहाँ पे स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू और लोन रिकवरीज। तो ये पैसा आता है, गया कहाँ कहाँ, सबसे ज़्यादा हम पैसा खर्च करते हैं सोशल सर्विस में, उसका जनरल सर्विस में, उसका इकोनॉमिक सर्विस में, ठीक है। और उसके बाद ये छोटा छोटा है पब्लिक डेट पुराना, लोन एंड एडवांस, ग्रांट इन एड एंड कंट्रीब्यूशन, इसके लिए। अब चलिए देखो, स्टेट को जो अपना कमाई होता है, अपना बिहार का अपना ओन टैक्स रेवेन्यू होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटर वाला हटाओ और भी चीज़ हटाओ, अपना तो सबसे ज़्यादा कमाई किससे होता है, स्टेट जीएसटी से होता है। ये पिछली बार का है, ये हमने वो किया है, एस्टिमेट किया है, ये रिवाइज है 2023-24 का, याद रखिए। सबसे ज़्यादा स्टेट जीएसटी, फिर सेल टैक्स, वैट। इस सब देखो, आपको जीएसटी में कन्फ्यूजन नहीं होगा, बाकियों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि स्टेट टैक्स, सेल्स टैक्स या वैट ज़्यादा है, या स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फ़ी ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये है। उसके बाद टैक्स ऑन व्हीकल है 3700 करोड़, टैक्स एंड ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी है 750 करोड़, लैंड रेवेन्यू से 600 करोड़। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कहाँ पे मिला है कि टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये 127% का इम्प्रूवमेंट होगा अगले साल, ठीक है। अब देखो 7 निश्चय प्रोग्राम 2, ये सिंपल, ये तो क्वेश्चन सिंपल भी पूछ सकता है कि इसमें से 7 निश्चय 2 में कौन कौन आता है। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो यूथ का स्किल डेवलपमेंट करना है, एम्पावर करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, तो इकोनॉमिकली और सोशली एम्पावर करना है वुमेन को। हर खेत तक सिंचाई का पानी, मतलब एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी पहुंचाना है, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इसमें सैनिटेशन और क्लीनलीनेस रूरल एरिया में लाना है। स्वच्छ शहर विकसित शहर, अर्बन डेवलपमेंट, जिस पे फोकस किस पे होगा, क्लीनलीनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सुलभ संपर्क, इसमें क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करना है और कनेक्टिविटी अक्रॉस द स्टेट इसको बढ़ाना है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसमें क्या करना है, हेल्थ केयर सर्विस को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंडिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस स्कीम क्या है, 5,040 करोड़ गुड गवर्नेंस के लिए और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए। उसके बाद आईटी एंड टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट की बात की, जिससे टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन एंड यूथ के लिए क्या किया गया है बजट में। सबसे पहले 7 निश्चय जो पार्ट 2 है ना, उसमें 20 लाख यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, इसके लिए 700 करोड़ रखा गया है। कौशल युवा प्रोग्राम के लिए 363 करोड़ रखा गया है। एक सीएम निश्चय और असिस्टेंस स्कीम है, उसके लिए 200 करोड़। हेल्थ में समझते हैं क्या क्या बजट में दिया हुआ है कि नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, 15 को अप्रूवल मिल चुका है। मॉडल हॉस्पिटल बनाया जाएगा, मतलब जो हमारे स्टेट हॉस्पिटल है ना, उसको मॉडल हॉस्पिटल डेवलप किया जाएगा। इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट किया जाएगा, फैसिलिटी फॉर पुअर फैमिली। उसके बाद सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम क्या है, ये कहाँ कहाँ पे लॉन्च हुआ, मुजफ्फरपुर, नालंदा, गोपालगंज और सिवान। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ये क्या है, सबसे बड़े वेटनरी हॉस्पिटल, तो 100 प्राइमरी वेटनरी हॉस्पिटल अक्रॉस द स्टेट बनाने की बात की गई है। लाइव स्टॉक आइडेंटिफिकेशन और उसका वैक्सीनेशन करना है, उसका ईयर टैगिंग करना है, इतना पैसा उसके लिए रखा गया है। ये सब पैसा इतना याद रखना है। डेयरी के इस्टेब्लिशमेंट करनी है, मतलब ये 3355 डेयरी यूनिट्स बनाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है एट बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना। डिस्ट्रिक्ट वेटनरी हॉस्पिटल, पैथोलॉजी लैब बनाना है, इंडोर वेटनरी सर्विस देना है 24/7। उसके बाद डेवलपमेंट स्कीम क्या है,
एक इम्प्लीमेंटेशन करना है किस स्कीम का, सीएम कॉम्प्रिहेंसिव लाइव स्टॉक डेवलपमेंट स्कीम, मतलब लाइव स्टॉक का डेवलपमेंट करना है। रिजर्वायर मास्टरी डेवलपमेंट स्कीम अंडर 7 निश्चय पार्ट 2, और प्राइवेट बॉन्ड को प्रमोट करना है फॉर फिश फार्मिंग, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हमको पता है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करें। ये जो इकॉनमी सर्वे आया 12 फरवरी को आया, और किसके द्वारा लाया गया, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया, जो सम्राट चौधरी जी है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा। उसके बाद ये 18वां इकॉनमी सर्वे है। सबसे पहले बिहार में इकॉनमी सर्वे आया था 2006-07 में, उस समय प्रेजेंट किया गया था सुशील मोदी जी के द्वारा। और ये जो इकॉनमी सर्वे है वो 2023-24 वाला इकॉनमी सर्वे है। तो अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, बजट आपने क्या देखा, तो बजट होता है अगले साल के लिए, यानी बजट होता है कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक हम लोग क्या खर्चा कहाँ क्या खर्चा करने वाले। बट इकॉनमी सर्वे होता है कि हमारा हिसाब क्या है, हमने जो खर्चा किया वो हमने कहाँ खर्चा किया, क्या क्या खर्चा किया, वो सब देखा जाता है। तो इसमें देखो, मान लो मैं आपको बताता हूँ 2021, 2022, 2023, ठीक है। तो हमारे पास अभी डेटा क्या हो गया, आज 2024, ठीक है। अब 2024 के फाइनेंशियल ईयर में फरवरी में हमारे पास हमारा आ गया इकॉनमी सर्वे। तो क्या 2024 का, ध्यान देना, 2024 का हमारे पास पूरा का पूरा वो आ पाया, मतलब 23-24 का हमारे पास पूरे साल का डेटा आ पाया नहीं, ना हमारे पास फरवरी का पूरा डेटा है, ना मार्च का पूरा डेटा है, ना कंपाइल करने का टाइम। तो क्या हम हर जगह 2023-24 का डेटा बता सकते? नहीं बता सकते। इसलिए इकॉनमी सर्वे में आपको डेटा मिलेगा, पता है क्या डेटा मिलेगा, 2022-23, 21-22 का डेटा मिलेगा। आप यहाँ पे देखो 2022-23, 21-22 का डेटा मिलेगा, क्योंकि 23-24 का पूरा डेटा हमारे पास है ही नहीं अभी। पूरा इकॉनमी सर्वे पहले ही आ गया ना, तो पूरा हमारे पास डेटा नहीं। तो आप ये मत कन्फ्यूज होना कि 2022-23 का डेटा क्यों दिखा रहा है, 23-24 का पूरा डेटा क्यों नहीं आया है, क्योंकि न फरवरी का हमारे पास डेटा था, न मार्च का हमारे पास डेटा था। क्लियर? तो चलिए शुरू करते, एक एक चीज़ करके मैं बताता हूँ आपको। तो आप बोलोगे फिर आपने 21-22 क्यों दिया? देखो, जहाँ पे हमारा मेन डेटा, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 22-23 का डेटा देखेंगे, 23-24 का पूरा नहीं आ पाया। लेकिन हम 21-22 इसीलिए लिखेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बात करेंगे कि 21-22 से क्या इम्प्रूवमेंट हमारे पास हुआ, 21-22 से हम कितना आगे गए 22-23 में, ये हम ज़्यादा बात करेंगे। तो चलिए, पहला क्या है, पहला चैप्टर है बिहार का इकॉनमी, उसका ओवरव्यू। तो हमारा जो टर्शियरी सेक्टर है उसका हमारे जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, टर्शियरी सेक्टर का 60%, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है कि 20% है। एक्यूरेट 20 नहीं है, मैं आपको बताऊं, अगर एक्यूरेट मैं बताऊं तो टर्शियरी सेक्टर का लगभग है 59.58, उसके अलावा प्राइमरी सेक्टर का है 19.97 और सेकेंडरी सेक्टर का है 20.04। अगर आपको लाइन में बताना हो तो सबसे पहले टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, टीएसपी याद रख लो। अब ये जो डेटा दिया हुआ, ये डेटा किसका दिया हुआ, 2022-23 का नहीं, 21-22 का। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ, तो ये डेटा आप बस ध्यान रखो। प्राइमरी सेक्टर से कंट्रीब्यूशन कितना जाता है, पैसा कितना जाता है प्राइमरी सेक्टर से, 20.7%, सेकेंडरी से भी, और टर्शियरी से 58.6%। बट वर्कफोर्स कहाँ पे ज़्यादा लगा है, 47.8%, 25.9% यहाँ पे लगा है वर्कफोर्स। और सबसे कम लोग कहाँ पे काम करते हैं, सेकेंडरी में। उसके बाद टर्शियरी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे काम करते हैं, प्राइमरी में। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ डेटा देख लेते हैं। एक देखो, ये जीएसडीपी है करेंट प्राइस का, ये है जीएसडीपी। देखो, दो टाइप का होता है, एक नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी में हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं इन्फ्लेशन को, यानी उसको करेंट प्राइस पे बोलते हैं। रियल में हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को हम हटा देते हैं। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये मैं क्या बोल रहा हूँ वो मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई सामान का प्राइस है, देखो कोई सामान का प्राइस है मान लो 100 रुपया, ठीक है। अब 100 रुपये का सामान है, और हमारे पास, हमने पूरे देश में मान लो 10 पीस बेचा, तो टोटल हमारा जीडीपी क्या कहलाएगा, 1000 रुपया।
मान लो एक ही सामान बनता है और 10 ही बनता है, लेकिन अगले साल उसका प्राइस हो गया 120, बट हमारे पास कमाई कितना हो गया 1200। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम तरक्की किए? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो बढ़ा है सिर्फ महंगाई के कारण बढ़ा है। हमारे पास ज़्यादा आइटम हमने नहीं बनाए, हमारे पास उतने ही आइटम हम बना रहे हैं, बस महंगाई के कारण हमारा जीडीपी कितना बढ़ा दिख रहा है, 20% ज़्यादा भी बढ़ा दिख रहा है। लेकिन ये किसके कारण? इन्फ्लेशन के कारण। तो इन्फ्लेशन के कारण बढ़ता है, उससे हमारे रियल पता नहीं चलता है। इसीलिए जो करेंट प्राइस वाला होता है ना, वो ये वाला होता है, इन्फ्लेशन वाला। जो रियल जीडीपी होता है उसमें ये करते हैं। हम अगले साल भी निकालेंगे ना तो 100 रुपया प्राइस करके निकालेंगे। तो अभी हम बेस ईयर जो मानते हैं, किसी आइटम का बेस ईयर जो 2011-12 में था ना, वही रेट हम मानते हैं। जैसे कोई सामान है, उसका रेट अभी भले ही 150 रुपया हो गया है, लेकिन हम जीडीपी जब निकालते हैं ना, तो 100 रुपये जो था जब 2011-12 में, वही रेट से निकालते हैं। समझ में आया ना? वही रेट से निकालते हैं। इन्फ्लेशन को हम काउंट नहीं करते, इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते, उससे रियल जीएसडीपी निकलता है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब चलिए, तो जीएसडीपी जो निकला वो करेंट प्राइस पे कितना है, 7.5 लाख करोड़ है, और इसमें हमारा ग्रोथ कितना देखने को मिलता है, 15.5% ग्रोथ। देखो ये जो डेटा है, 2022-23 का है, और ये 2021-22 से कितना ग्रोथ हुआ है, 15.5%। अब समझे? अब देखो यहाँ पे हम रियल वाला, ऑब्वियसली रियल वाला कम ही दिखेगा ना भाई, क्योंकि हम 100 रुपया ही रेट वो सामान का जो रहे, अब भले ही उसका 150 हो गया है, तो ऑब्वियसली तो इसका 4.4 लाख करोड़, और इसमें ग्रोथ कितना दिखेगा पिछली बार से, 10.6%। उसके बाद ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये टोटल जीएसडी पर कितना है, 4.7%। मतलब हम अपने जीडीपी का कितना पैसा खर्चा करते हैं कोई कैपिटल फॉर्मेशन में, कोई कैपिटल बनाने में, सड़क बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, जिसका कोई वैल्यू हो इन फ्यूचर और ज़्यादा वैल्यू बढ़े, तो उसका वो है 4.7%। उसके अलावा पर कैपिटा इनकम भी यही है। देखो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम क्या करते हैं पता है, हम अगर करेंट प्राइस में से हम अपना करेंट प्राइस जो है उसमें अपना पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें तो इसको नॉमिनल पर कैपिटा इनकम आएगा, लेकिन जो रियल प्राइस है उसमें अपना पॉपुलेशन को डिवाइड कर ले उससे रियल आएगा। समझ में है ना? नॉमिनल में भाग दोगे पॉपुलेशन से तो नॉमिनल ही आएगा, रियल में भाग दोगे तो रियल ही आएगा। इसको करेंट प्राइस बोलते हैं, और इसको कांस्टेंट प्राइस की एक बारी जो प्राइस हुआ वो कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है। तो रियल पर कैपिटा इनकम कितना है, बिहार का 35,119 है, और नॉमिनल कितना है, 59,637 है। समझ में आया ना? इसमें ग्रोथ हुआ है 13.9%, इसमें ग्रोथ हुआ 9%। ये ग्रोथ है ना जो 9%, वो थर्ड रैंक है, मतलब पूरे देश में थर्ड रैंक हुआ था। पहला रैंक था, पहला बिहार, सेकेंड आसाम, थर्ड दिल्ली। चलो उसके बाद सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन जीवीए में कितना है, टर्शियरी सेक्टर 60%, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर 20% ईच। अब ग्रोथ देख लेते हैं, प्राइमरी में कितना ग्रोथ हुआ, ये जो प्राइमरी है इसमें ग्रोथ हुआ 6.7%, प्राइमरी में ग्रोथ देखने को मिला। सेकेंडरी में 6.8%, टर्शियरी में ग्रोथ कितना हुआ, ये थोड़ा ज़्यादा होता है टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ, हर बारी 13%। इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, तो ओवरऑल टोटल इन्फ्लेशन है 5.5%, गाँव का 5.5%, अर्बन का थोड़ा ज़्यादा है। तो इसे डाटा पे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि बिहार में अर्बनाइजेशन बहुत कम है। चलो रीजनल डिस्पैरिटी देखते हैं। भाई कुछ ज़िला जो है बहुत मतलब रेस्पेक्टिवली बहुत रिच है, और कुछ ज़िला बिल्कुल कमज़ोर है। जैसे सबसे प्रॉस्पर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पटना है। देखो जैसे पटना और बेगूसराय, फिर मुंगेर। बट सबसे कमज़ोर की बात करें तो शिवहर, फिर अररिया, फिर सीतामढ़ी। अब इसमें क्या है, कुछ ट्रेंड एंड ऑब्जर्वेशन है, ट्रेंड एंड ऑब्जर्वेशन उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा हो रहा है, जिसके कारण हमारा सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, सामाजिक जो इंडिकेटर है वो अच्छे हो रहे हैं, हेल्थ अच्छा हो रहा है, एजुकेशन अच्छा हो रहा है। क्योंकि हमारे पास पैसे आ रहे हैं, सिंपल। जीएसडीपी कितना ग्रोथ हो रहा है, 15.5%। ये कौन से में ग्रोथ हो रहा है भाई, 15.5%, ये नॉमिनल जीडीपी में ग्रोथ है। रियल में कितना है, 10.6%। ये डेटा हम लोग किसका देख रहे हैं, 2022-23 में ग्रोथ देख रहे हैं। किससे ग्रोथ, 21-22 से। 21-22 में अगर मान लो 100 रुपये था ना, तो 22-23 में 110 रुपये हो गए। पर कैपिटा इनकम में नॉमिनल पर कैपिटा इनकम जो है उसमें 13.9% का ग्रोथ मिला, नॉमिनल। समझ में आया?
और जो रियल पर कैपिटा इनकम में +9% का ग्रोथ आया। पर कैपिटा इनकम करेंट प्राइस पे कितना है 59,637, बट अगर आपसे पूछा जाए रियल पे 35,119। टर्शियरी सेक्टर डोमिनेट करता है 60%। एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में है। इन्फ्लेशन का ट्रेंड क्या है 5.5% ओवरऑल, बट ये हमारे नेशनल से थोड़ा ज़्यादा है। रीजनल डिस्पैरिटी देख ही लिया हमने। इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना इंप्रूव किया गया है 41.6%। पिछली बार कितना था सिर्फ 4.7% ऑफ जीडीपी था, इसका लगभग 1.5 गुना करना है। सिंपल। एवरेज एज बिटवीन 2016 से 20 के बीच जो फीमेल का एवरेज एज कितना है, सॉरी बिहार का कितना है 69.5, इंडिया का 70 ईयर्स है, और मेल का कितना है 69.7 ईयर और फीमेल का क्या है 69.2 ईयर। अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में 4.3%, नेशनल 3.4%। अर्बनाइजेशन बहुत कम है 11.29 है कि 31 है, इसी यही है, तो 11.3 याद कर लो। इकोनॉमी सर्वे क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एक बार इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से पूछा था अर्बनाइजेशन, ये है 17.1%। मोस्ट अर्बन पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट ये भी पूछा था, पटना, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद नालंदा। इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि पटना सबको पता है पहला, मुंगेर और नालंदा में क्योंकि आसपास डेटा भी आसपास ही है। तो पीएमएन रिचर डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा पटना, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर। पुअरेस्ट में शिवहर सबसे पुअर है, फिर अररिया, फिर सीतामढ़ी। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये देखो 2018-19 में लगभग था 16,429 करोड़। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में कितना पैसा खर्चा किया टोटल 2018-19 में 16 था, ये ऑलमोस्ट 2 गुना के आसपास हो गया 2022-23 में 35,343 करोड़। सेकेंड चैप्टर है टोटल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। देखो रिसिप्ट में 2 टाइप का होता है, एक रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल, तो इन दोनों को जोड़ दो, रेवेन्यू और कैपिटल इन दोनों को इकट्ठा रह जाए। और उसके अलावा एक्सपेंडिचर में भी 2 होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर जो भी आएगा इन दोनों को एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू वाला को जोड़ दो, तो एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। आप खर्चा क्या कर रहे हो 100 रुपया, कमाई है आपका 90 रुपया, जो 10 रुपया बचा वो आपको बोरो करना पड़ेगा, उसी को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। समझे क्या हमने किया, जितना हमने कमाई किया और जितना खर्चा किया, खर्चा को माइनस कर दो, नहीं सॉरी, खर्चा में से कमाई को घटाना है। खर्चा हमारा 100 रुपया होगा, कमाई हमारा 90 है, तो हमारे पास 10 रुपया उधार लेना पड़ेगा ना, उसको क्या बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, कितना बोरो करना पड़ेगा। अब एक और है रेवेन्यू डेफिसिट, क्या होता है इसमें कैपिटल वाला टोटका नहीं करना है, जितना हमारा रेवेन्यू यानी टैक्स वगैरह से नॉन टैक्स जो कमाई होता है ना उसको रेवेन्यू बोलते हैं, सॉरी टैक्स वाला कमाई जो होता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। तो रेवेन्यू यहाँ पे कितना है लगभग 172 वाला है, 172, और हमारा खर्चा कितना हो गया 183 के आसपास, तो गैप कितना हो गया 183 में से 172 गया तो लगभग 11 के आसपास आया, तो 11 हमारा क्या कहलाएगा रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो रेवेन्यू डेफिसिट समझ गया, सिंपल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। और फिस्कल डेफिसिट हमने क्या निकाला, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, जितना आया क्योंकि उतना हमको बोरो करना है, तो फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग के बराबर होता है। अब एक है प्राइमरी डेफिसिट, देखो फिस्कल डेफिसिट में से उस अमाउंट को घटा देना है जो अमाउंट आपने पिछले सालों का कर्जा लिया हुआ था उसका आप इंटरेस्ट चुका रहे हो, वो इस साल का खर्चा नहीं है, वो पिछले कभी मान लो कोई और गवर्नमेंट या इसी गवर्नमेंट ने पहले कर्जा लिया था उसका आप इंटरेस्ट चुका रहे हो, तो उसको अगर घटा दे वो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, वो आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो हमेशा प्राइमरी डेफिसिट कम ही होगा, नॉर्मल है। ठीक है, तो ये फिस्कल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है। ये डेटा प्लीज़ याद मत रखना, इतना नहीं, मैं एकदम एक्यूरेट बताऊँ कि कौन याद रखना है जिससे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे इस टाइप के डेटा से ना क्वेश्चन छूट भी जाए ना तो ज़्यादा डरना मत, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन छूट भी जाए, बट ऐसे डेटा से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जैसे मैंने आप लोग को अभी दिखाया, इससे क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इससे क्वेश्चन पूछे जाए, ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा, इससे छूटना नहीं चाहिए, ये सब पूछा, इससे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आसान डेटा से क्वेश्चन है, डेटा से क्वेश्चन आता है इकोनॉमी सर्वे, बट आसान डेटा बिल्कुल, मतलब इस टाइप के डेटा से क्वेश्चन थोड़ी आएगा। चलो आप देखो, डेट मैनेजमेंट 2022-2023 का क्या है, टोटल डेट हमारे पास लगभग 293,000 करोड़ है, और जो हमारे जीएसडीपी का कितना 39% है, समझे,
जीएसडीपी का 39% बिहार पे उधार है। रेवेन्यू ग्रोथ देखा गया है, रेवेन्यू रिसिप्ट में कितना परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला है, 23.9% 2021-22 में देखा गया था, और ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम गया, मतलब ग्रोथ रेट थोड़ा कमा अगले साल। देखो 2021-22 में इसलिए बढ़ा क्योंकि 2020-21 में ना बहुत कम था, कोविड का सिचुएशन था, इसलिए स्टेट का अपना रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ा है, 24.4% जंप किया 2022-23 में। चलो एक्सपेंडिचर ट्रेंड देख लेते हैं। सबसे पहले 2022-23 में जो अभी भी 2022-23 में बता रहे, इसका मतलब है किसके रेस्पेक्ट में, 2021-22 के रेस्पेक्ट में 20% का ग्रोथ देखने को मिला है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना ग्रोथ मिला है, 41.4%। ये सही होता है, ठीक है ना। एक जगह इसी बुक में 41.6 दिया हुआ है, ठीक है, बस थोड़ा सा 41.4 ही याद रख लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई है, क्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, रोड बनाया जाएगा, हॉस्पिटल बनाया, ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं ना जिससे आगे गवर्नमेंट को फायदा हो। जैसे गवर्नमेंट अगर पेंशन देती है तो गवर्नमेंट को फायदा नहीं हो रहा उससे, डायरेक्टली इकोनॉमिक फायदा की बात में। सेक्टोरल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब एक ऐसा पैसा खर्चा हो रहा है जिससे गवर्नमेंट को दोबारा नहीं है। देखो जब भी हम रेवेन्यू की बात करते हैं ना, एक होता है वर्ड होता है कैपिटल और एक होता है रेवेन्यू। कैपिटल तभी हम बोलते हैं जब दो चीज़ से रिलेटेड हो, कोई एसेट वर्ड आए ना तो कैपिटल से रिलेटेड है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप खर्चा करो तो ये दो केस हो सकता है। एक तो क्या हो सकता है, आप खर्चा करो तो आप अपना फैक्ट्री बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, रोड बना रहे हो, यानी एसेट क्रिएट कर रहे हो, क्लियर। दूसरा चीज, एक और चीज कर सकते हैं, अगर आपने उधारी लिया हुआ तो उधारी का मूलधन चुका रहे हो, भाई मूलधन, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, मूलधन अगर चुका रहे हो, मतलब पूरा पैसा ही चुका रहे हो, तो आपके ऊपर जो लायबिलिटी थी उसको घटा रहे हो। तो समझ रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंपल मतलब होता है या तो आप एसेट क्रिएट कर रहे हो, सेकेंड ऑप्शन, या तो आप लायबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हो, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी थी पैसा चुकाने की वो घटा रहे हो, अब आप पे जिम्मेदारी नहीं है पैसा चुकाने की, सिंपल। अब कैपिटल रिसीट का क्या मतलब होता है, कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कि आप, मतलब आपके पास पैसा आ रहा है, तो पैसा दो वजहों से आएगा। पैसा आ रहा है, या तो आपने मतलब कोई अपना एयर इंडिया मान लो भारत बेच रही है, तो पैसा तो आ रहा है लेकिन आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा, आपको कोई उधार दे रहा है, तो इससे हो रहा है क्या, आप पे लायबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। आपको जापान उधार दे रहा है, लोन दे रहा है, तो आपकी उधार लायबिलिटी बढ़ेगी। इंटरेस्ट वगैरह सब रेवेन्यू के अंदर आएगा, जो पूरा लोन का मेन अमाउंट होता है वो आता है कैपिटल के अंदर, क्लियर। चलो यहाँ पे देखो, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट हायर इन 2023, बट हम ऐसा 2023-24 में स्टेबलाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर 3 क्या है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर, इसमें भी फैक्ट वाला क्वेश्चन हम बताएंगे। सबसे पहले जीएसडीपी का कितना है, 20%, ठीक है। ऑन एन एवरेज देखो 20%, 2018-19 से लेकर 22-23 में 20% इसी एवरेज में घूमता है। सेम पीरियड में जो क्रॉप सेक्टर है, देखो अगर टोटल सेक्टर पूरा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर जब भी बात करते हैं ना, एग्रीकल्चर के साथ फिशरीज भी आता है, लाइव स्टॉक भी आता है, फॉरेस्ट्री भी आता है, सब कुछ आता है। तो अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए, ये लाइन याद रखना है कि सबसे ज़्यादा है क्रॉप, सेकेंड नंबर पे आता है लाइव स्टॉक, थर्ड नंबर पे आता है एक्वाकल्चर, फोर्थ नंबर पे आता है फॉरेस्ट्री और लॉगिंग। सिंपल, समझ में आया। सबसे ऊपर आता है क्या, क्रॉप, सेकेंड नंबर पे लाइव स्टॉक, थर्ड नंबर पे फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, फोर्थ नंबर पे फॉरेस्ट्री। नेट सोन एरिया कितना है बिहार में, ये याद रख लेना, बिहार के टोटल एरिया का 54.2% में खेती होता है, नेट सोन एरिया है, यानी वो कितना है, लगभग 50.70 लाख है, ठीक है ना। 94163 किलोमीटर स्क्वायर है ना हमारा ज़मीन बिहार का, तो उसका अगर 54% करेंगे तो आ ही जाएगा ना, ठीक है। तो कोई एक फैक्ट याद रखो, ये फैक्ट याद रख लो, ये तो आप वहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेना अगर पूछा देगा तो। इतना टाइम होता है, मतलब कि रफली कर सकते हो, क्योंकि ऐसा आंसर नहीं होगा कि 50.70, 50.71, 50.72 ऐसे नहीं होगा। और अब तो ई ऑप्शन भी नहीं है कि कुछ भी डेटा थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ई ऑप्शन हो जाएगा, नहीं।
लैंड यूटिलाइजेशन एंड क्रॉप पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, कौन चीज़ खेती में होता है, फूड ग्रेन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, फूड ग्रेन 90, जितना हमारे पास टोटल क्रॉप एरिया है ना, क्रॉप एरिया जहाँ पे हम खेती करते हैं उसमें 94.3 क्या करते हैं, फूड ग्रेन। उसके बाद सीरियल्स 87.9%, उसके बाद पल्सेस 6.4%, शुगर केन 3.1%, ऑयल सीड 1.7%, फाइबर 0.9%। ठीक है, चलो क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखो द स्टेट अचीव क्रॉपिंग इंटेंसिटी, मतलब कि एग्रीकल्चर लैंड में पूरे सीजन में, मतलब पूरे साल में कितनी बार खेती करते हो, तो ये 1.45 है, मतलब ऑलमोस्ट हर खेत में 1.5 बार तो खेती होता ही हो। ठीक है, ये 2021 पास का डेटा है, तो एग्रीकल्चर लैंड को ज़्यादा यूज कर रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन टीआरई 3 में भी पूछा था, प्रोडक्शन पे बिहार में राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है रोहतास में। ठीक है ना, राइस और व्हीट का दोनों का क्या होता है, रोहतास में। एक चीज़ याद रखिए, राइस का प्रोडक्शन रोहतास में, प्रोडक्शन भी जाता है और इवन प्रोडक्टिविटी भी रोहतास में ही होता है। समझ में आया ना, राइस का प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्टिविटी दोनों रोहतास में होता है। व्हीट का क्या है, प्रोडक्शन रोहतास में प्लस बट प्रोडक्टिविटी खगड़िया में। मेज की बात करें तो कटिहार में प्रोडक्शन और अररिया में प्रोडक्टिविटी, मतलब 1 एकड़ में सबसे ज़्यादा होता है। पल्सेस की बात करें तो पटना में, बट प्रोडक्टिविटी बेगूसराय में। और शुगर केन दोनों वेस्ट चंपारण में ही है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता है ना, प्रोडक्शन मतलब टोटल कितना होता है, प्रोडक्टिविटी मतलब 1 एकड़ में कितना उगा ले, मतलब कि उपजा लेते हो आप। तो राइस क्या है, रोहतास दोनों, औरंगाबाद सेकेंड नंबर पे, कैमूर थर्ड नंबर पे। व्हीट में क्या है, रोहतास फिर कैमूर फिर भोजपुर। ठीक है ना, ये यहाँ पे कैमूर थर्ड पे, यहाँ पे कैमूर सेकेंड पे। मेज में कटिहार फिर पूर्णिया फिर खगड़िया। पल्सेस में पटना, पटना क्या, पल्सेस क्या है, पल्स पान, पटना औरंगाबाद नालंदा। इसी तरह कुछ तो आप करके याद करना पड़ेगा यार। शुगर केन में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज। ठीक है ना, तो ये तो याद हो सकता है, पहले वेस्ट वाला फिर ईस्ट वाला और फिर उसके बगल में गोपालगंज। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी में देखें, राइस में रोहतास, रोहतास औरंगाबाद और कैमूर जो है ना वो 25%, ये नहीं याद रखना है आपको कि टोटल 25% करता है। ऑब्वियसली तीनों में ज़्यादा है तो 25% हो ही जाएगा। व्हीट में टॉप प्रोडक्टिविटी किसका है, खगड़िया। क्या खगड़िया तीनों टॉप 3 प्रोडक्शन में, नहीं नहीं नहीं। ठीक है ना, इसमें रोहतास कैमूर और भोजपुर है, ये दोनों ऑलमोस्ट 21 करते हैं। मेज में अररिया की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और टॉप 3 में वैसे नहीं आते हैं। और वैसे टॉप 3 में कौन कौन आएंगे, कटिहार आएंगे, पूर्णिया आएंगे, खगड़िया आएंगे। पल्सेस में देखेंगे बेगूसराय की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, फिर नालंदा फिर सिवान। किसमें, पल्सेस में पहले बेगूसराय फिर नालंदा फिर सिवान, बट प्रोडक्शन में पटना फिर औरंगाबाद फिर नालंदा। ठीक है, शुगर केन में वेस्ट चंपारण और उसके बाद ईस्ट चंपारण। एक डेटा आप याद रख सकते हो कि जो फूड, जो यहाँ पे फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन हुआ है ना पिछले साल के हिसाब से 4.8% बढ़ा है, ये बस याद रख ले सकते हो। ठीक है ना, सीरियल प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट हुआ है, बट ये नहीं याद रख सकता। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं। चलो मेज एंड पैडी ग्रोथ की बात करते हैं। मेज में ग्रोथ हुआ 17.1% और पैडी में 3.2% रिस्पेक्टिवली। एग्रीकल्चर देखो जीएसडीपी में 20% कंट्रीब्यूशन करेगा। पॉपुलेशन ऑन एन एवरेज 50% है। ग्रोथ रेट लास्ट 5 साल में 5.2%। की कमोडिटीज कौन कौन है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इसमें बस ये फैक्ट याद करो, ये सब में जो हमने पहले किया वही ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरी, इसका ग्रोथ रेट कितना है, 8.6% ये 4 साल में। मिल्क का प्रोडक्शन एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, 6.49%। फिश का प्रोडक्शन और एग का प्रोडक्शन। ठीक है ना, ये नहीं है, ध्यान रखो। लैंड यूटिलाइजेशन में हमने क्या देखा, क्रॉप इंटेंसिटी 1.45 है, ये देखा हमने। ठीक है, और ये याद रख सकते हो कि मेल ज़्यादा लैंड को होल्ड करते हैं, ऑलमोस्ट 85.9% टोटल लैंड होल्डिंग के रिस्पेक्ट में, तो बहुत ज़्यादा हुआ।
फ्रूट के प्रोडक्शन की बात कर लेते हो तो सबसे ज़्यादा बनाना कहाँ पे होता है? मधुबनी में। ये पहला तो ये आपको याद ही रख लेना, बनाना मधुबनी में, गुआभा नालंदा में, लीची तो पता ही है मुजफ्फरपुर, और आम कहाँ पे? दरभंगा। क्या याद रखना? बनाना मधुबनी, गुआभा नालंदा और लीची मुजफ्फरपुर में है, और आम दरभंगा में। सेकंड नंबर पे वैसे वैशाली और मुजफ्फरपुर है, याद नहीं रखना है। गुआभा में मुजफ्फरपुर सेकंड है और रोहतास थर्ड है। लीची में ईस्ट चंपारण है, वैशाली, और मैंगो में भी ईस्ट चंपारण है, वैशाली। मतलब लीची और मैंगो में सेकंड और थर्ड नंबर सेम है, ठीक है ना। और इवन बनाना में भी सेकंड और थर्ड नंबर सेम है, बट उल्टा है, ठीक है ना। अब एक चीज़ देख सकते हो, गुआभा में भी मुजफ्फरपुर है, तो मुजफ्फरपुर आपको तीन में देखेगा। वेजिटेबल का प्रोडक्शन देख लेते हैं। पोटैटो, वही पोटैटो आलू तो पटना में, प्याज नालंदा में, यानी प्याज किसके साथ है? गुआभा के साथ है। ब्रिंजल नालंदा में, यानी हम प्याज और बैगन किसके साथ है? अमरूद के साथ है। कॉलीफ्लावर कहाँ है? वैशाली में, ठीक है ना। वैशाली, फिर कटिहार, फिर नालंदा। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, तो इस बार 5 मिला। एक तो याद रखना कि 5 मिला, और किस फसल की? पिछली बार एक बार ये आंसर था कि बस वीट और मेज के लिए मिला था, गेहूं और मक्का, बट इस बार धान के लिए भी मिला है, तो उसको भी लिखना होगा। धान, गेहूं और मक्का, राइस, वीट और मेज। कृषि कर्मण अवार्ड कितने? 5। क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं। सीरियल्स सबसे ज़्यादा खेती करता है, जिसमें आते हैं धान, गेहूं वगैरह, ज्वार बाजरा भी इसी में आते हैं। 87.9%। उसके बाद पल्स, ये रैंकिंग आप याद रख लो कि पहले सीरियल्स, उसके बाद पल्स, उसके बाद शुगर केन, उसके बाद ऑयल सीड, फिर फाइबर क्रॉप। फर्टिलाइजर कंजम्पशन भी इंक्रीमेंट हुआ है। 2021-22 में 201 किलो था पर हेक्टेयर, अब कितना हो गया? 207। देखो मिल्क में आप लोग को ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये 6.49% का ग्रोथ हुआ पिछले 5 सालों में एनुअली, क्योंकि 2018-19 में इतना था, नहीं याद रखना। बट ये समझ लो कि जो मिल्क हम लोग को मिलता है, प्राइमरी सोर्स पता है काऊ का ज़्यादा होता है, वो फैलो का कम सेकेंड नंबर पे है। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज हो, वो देखेगा कि यार हमारे एरिया में तो ज़्यादा वो दिखता है, भैंस दिखता है, बट ऐसा नहीं है। दूध का प्रोडक्शन काऊ का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बुफेलो, फिर गोट, ये ऑलमोस्ट आधा है। एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उसके अलावा कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, ठीक है। और ये डेटा बेटा याद नहीं रखना। चलो नेक्स्ट है इंटरप्राइज सेक्टर। चैप्टर 4 का इंटरप्राइज सेक्टर का एक पॉइंट भी याद नहीं रखना है, कुछ नहीं याद रखना है। ये सिंपल ये बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट के लिए इतना प्रपोजल आया, ये सब लिखा है, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ पे लिखा है इथेनॉल इंडस्ट्री के लिए मतलब 6 इथेनॉल प्रोडक्शन यूनिट लग रही है, ये सब कुछ नहीं आएगा। चलिए अब कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी, ये उसी वाला टॉपिक है, इंटरप्राइज वाला टॉपिक है कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन 20% ऑफ जीएसडीपी, ये हमने देख लिया है, ये मेन है, ठीक है ना। मतलब पूछा जा सकता है, जैसे भागलपुर किस लिए फेमस है? देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट, ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रिक्ट में पूछा है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको याद रहा तो नहीं पाएगा, बट भागलपुर फेमस के लिए है, सिल्क के लिए फेमस है, कॉटन के लिए फेमस है, फर्निशिंग क्लॉथ के लिए, स्टेपल चादर के लिए, उसके बाद लाइनन क्लॉथ के लिए, ये उतना तो याद नहीं रखे। जैसे बांका, देखो नॉर्मल सिल्क बहुत फेमस है भागलपुर में, बट जो एक तसार सिल्क है और उसके अलावा सिल्क जो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला है कॉटन टावल, ये बांका में फेमस है। गया में फेमस क्या है? कॉटन का क्लॉथ, बेडशीट टावल, तो ये सब उतना याद नहीं रहेगा, मैं बस बता दे रहा हूँ। उसके अलावा तसार सिल्क और लाइनन वाला आपको नवादा में मिलेगा, उसके अलावा धोती स्कर्टिंग मधुबनी में मिलेगा, नालंदा में भी कॉटन सिल्क लाइनन साड़ी, तो ये अब मैं बोलूँगा नहीं ये नहीं याद रहेगा। कैमूर में वुडन कारपेट, ठीक है ना, बनारसी साड़ी वुडन ब्लैंकेट यहाँ पर भी मिलता है, औरंगाबाद रोहतास में। पटना सिवान में कॉटन क्लॉथ नहीं, ये दिया। जूट वाला जो प्रोडक्ट है ना वो ज़्यादातर पूर्णिया मिलता है, पूर्णिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है जूट को इन बिहार। वेस्ट चंपारण में शाल, मफलर, टावल, चादर, तो नहीं अब नहीं याद करना, ये मेन याद कर लो। मिनरल ब्लॉक, मैग्नेटाइट जो कि आयरन का और है, वो जमुई में मिलता है, जमुई में गोल्ड भी मिला है, ये पता है आपको। ग्लूकोनाइट जो कि पोटास का मिनरल है, ये रोहतास में।
लाइमस्टोन रोहतास में, निकेल क्रोमियम और प्लैटिनम ये गया और औरंगाबाद में, बॉक्साइड विथ रेयर अर्थ एलिमेंट ये मुंगेर में, और मैग्नेटाइट जो कि आयरन ओर है, उसके अलावा वैनेडियम विथ टाइटेनियम ये कहाँ पे, जहानाबाद और गया में। मैग्नेटाइट ये मिलता है, मैग्नेटाइट तो इससे जमुई में भी मिलता है, बट मैग्नेटाइट के अलावे वैनेडियम और टाइटेनियम ये दोनों जहानाबाद और गया दोनों में। चलिए अब जो ग्रांट एलोकेशन याद रखना सीधा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री 44 यूनिट स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, और उसके अलावा किस पॉलिसी के अंदर है, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। इस सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ इंडस्ट्री की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में 12% का ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग में 6% का ग्रोथ। ये क्या है, ये पता नहीं, मैं इसका फुल फॉर्म सर्च करने की कोशिश की, ये अगर आप लोग को मिलता है तो आप मुझे बताना ये कौन सा सेक्टर है। और माइनिंग एंड क्वेरिंग जो हुआ ना उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन, जीएस ग्रोस वैल्यू एडेड में डिक्लाइन देखने को मिला। अब लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स वाला चैप्टर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये क्या है, 2021-22 में 50.9% फॉर पॉपुलेशन। जो 15 साल से ऊपर के है ना उनको बोलते हैं कि कितने लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब जो 15 से नीचे हो तो वैसे भी नहीं कर सकते, तो उनको गिन ही नहीं रहे हैं। जो 15 से ऊपर है उनमें से कितने पार्टिसिपेट कर रहे लेबर फोर्स में, वो है 50.9%। रूरल की बात करें, रूरल थोड़ा ज़्यादा है, अर्बन थोड़ा कम है। ये पॉइंट याद रखना, अर्बन में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है। जेंडर डिस्पैरिटी की देखते हैं तो गांव में औरतें ज़्यादा काम करती एज कम्पेयर टू बाहर में औरतें। ठीक है। डिपेंडेंसी रेशियो देखो, गांव में जो मेल पॉपुलेशन है, जो डिपेंडेंट, मान लो एक लोग कमा रहे हैं और उस पर कई लोग खा रहे हैं, तो 68% ऑफ पॉपुलेशन रिलाइज ऑन द इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन। अर्बन एरिया में कितना है, 49.3%। ठीक है। चलो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, और ये देखो हायर ज़्यादा है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो हमने देख लिया अर्बन में, और उसके बाद पर्टिकुलरली एवं वुमेन, मतलब अर्बन में भी वो भी वुमेन में ज़्यादा है। आईटीआई खोलने की बात करें, आईटीआई जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो 151 जिसमें से 38 वुमेन आईटीआई है स्टेट में, 53 आईटीआई है। 53 आईटीआई में 11 नए ट्रेड स्टार्ट किए गए हैं। उसके अलावा 11 जो वुमेन आईटीआई है ना, 4 नए ट्रेड स्टैब्लिश किए गए। ये सब याद नहीं करना है, ठीक है। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन करके 60 आईटीआई है ना अपने आप को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट कर ली है, ताकि जो इंडस्ट्री 4.0 है, फोर्थ जनरेशन इंडस्ट्री है, उसके हिसाब से अपने आप को टिल्ट कर सके। देखो सबसे पहले यहाँ समझो जीविका क्या होता है। एक गवर्नमेंट ऑफ बिहार ये प्रोग्राम है टू इम्प्रूव लाइवलीहुड, रूरल जो गरीब आदमी है ना उनका लाइवलीहुड इम्प्रूव करने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग कहाँ पे दिया जाएगा, RSETI में दिया जाएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ ना RSETI में, इसका फुल फॉर्म क्या है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये जीविका के अंदर आता है, बस ये पॉइंट याद रखना है। जीविका वो प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत लाइवलीहुड इम्प्रूव किया जाता है, और उसके लिए चाहिए ट्रेनिंग, ये जो है वो ट्रेनिंग देती है। अब नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करें, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब देखो ग्रोथ ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर, तो ये पॉइंट तो याद नहीं रखना है कि इतना ग्रोथ हुआ, ये पूछेगा नहीं, ये ऐसा डेटा नहीं पूछा जाता है। कम्युनिकेशन सेक्टर में भी ग्रोथ हुआ, चलो मान लेते हैं। कोविड-19 में भी कंस्ट्रक्शन से ग्रोथ हुआ, ये पॉइंट हम ध्यान रख सकते हैं कि इवन कोविड-19 में भी कंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन सेक्टर में गिरावट नहीं आएगा। अब देखो कम्युनिकेशन और कंस्ट्रक्शन, बिहार में ये सेक्टर है जैसे कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड होटल सेक्टर, ये बिहार में बिहार के इकोनॉमी का 37% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप बोलोगे हमने तो अभी देखा इंडस्ट्री वाला सेक्टर बस 20%। भाई इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सर्विस सेक्टर नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तो ऑब्वियसली सर्विस सेक्टर वाला भी इंक्लूड होगा। बिहार इकोनॉमी का 37% यही इंक्लूड करता है, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, होटल सेक्टर, और जबकि इंडियन इकोनॉमी का ये 27% करता है। अब कई सारे स्टेट हाईवे को, जो स्टेट हाईवे था ना उसको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट किया गया है। कहाँ कहाँ, सिवान में सबसे ज़्यादा, सिवान में 70 किलोमीटर, समस्तीपुर में 65 किलोमीटर, उसके बाद बक्सर में 56 किलोमीटर। सिवान, समस्तीपुर और बक्सर।
अगर स्टेट हाईवे का लेंथ देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवे कहाँ पे है? बिहार में, गया में, उसके बाद दरभंगा में, काफ़ी करीब है, फिर रोहतास में, फिर नवादा में, फिर नालंदा में। बस 2-3 याद रखें, GDR याद रख सकते हो, गया, दरभंगा और रोहतास, ठीक है। और कहाँ कहाँ का कन्वर्ट किया गया? देखो जो टॉप 3 है ना, वहाँ में से एक को भी नहीं किया गया है। सिवान किया गया, SSB में से किया गया, सिवान, समस्तीपुर, बक्सर। देखो बस ये याद रखो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन में बिहार का रैंक है 3rd, ठीक है ना। रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ, चलो मान लेते हैं। कहाँ पे ज़्यादा स्टेट हाईवे ये देख लिया। ये जो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है ना, वो टोटल स्टेट हाईवे का 27% है। यही काफ़ी है याद रखना। अब चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। 7वां चैप्टर है, टोटल 14 चैप्टर, ये है ई गवर्नेंस। देखिए अब अगला क्या है? ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो क्या है? ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया का रैंक है 105 इन हाई EGDI कैटेगरी 2024। तो इंडिया का रैंक क्या है? 105वां। बिहार को क्या अवार्ड मिला है? प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक अवार्ड मिला है, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत वो अवार्ड देते हैं ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये अवार्ड मिला। अब टेलीफोन डेंसिटी बिहार में कितना है? मतलब हर 100 लोग में कितना टेलीफोन है? 53.6। यानी हर घर में, मान लो अगर घर में 4 लोग हैं तो हर घर में 2 फोन है, ठीक है। यानी मतलब कि हर 2 लोग में 1 फोन होगा। इंटरनेट डेंसिटी क्या है? हर 3 लोग में 1 लोग के पास इंटरनेट है, यानी हर घर में इंटरनेट ऑन एन एवरेज पहुंच चुका है ना, क्योंकि एक घर में 3 से तो ज़्यादा ही लोग होते हैं ना। साइबर पुलिस स्टेशन कितने बने हैं? 44, और सबके सब फंक्शन कर रहे हैं। ये कुछ अवार्ड है, और ये अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला वो देख लेते हैं। देखो अगला अवार्ड डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोग को। ये इस पेज में देखिए, एक है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। इस पेज पे देखिए, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे लिखने का ऑप्शन कुछ नहीं आ रहा है। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, इनका एक अवार्ड होता है। क्या अवार्ड है? इनके पास एक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप होता है। समझ में आ गया? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप होता है, यानी CSI SIG, ठीक है। CSI SIG, यहाँ पे आप देखते हो जो अवार्ड आप देखोगे ना, यहाँ पे CSI SIG अवार्ड देखोगे, तो ये रिसर्च और एक्टिविटी को स्पेसिफिक एरिया में प्रमोट करती। तो बिहार को कुछ अवार्ड मिला, 2 फेमस अवार्ड बिहार को यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो जल जीवन हरियाली मिशन को, उसके अलावा एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो पोर्टल है ना, मेधा सॉफ्ट पोर्टल करके है, मेध ए सॉफ्ट पोर्टल, उसको भी मिला अवार्ड में। इसको वोने अवार्ड एट द, मैं दिखाता हूँ, अब देख लेते हैं मैगजीन से। समझ गया ना? फुल फॉर्म समझ गया ना? CSI वो ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। SIG क्या है? स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, इसके अंदर ये आता है और ये ई गवर्नेंस अवार्ड देता है, ठीक है। तो सबसे पहले जल जीवन हरियाली जो अभियान है ना, उसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। ये 2022 का ही अवार्ड है, 2023 में मिला। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो पोर्टल है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उनको अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन अवार्ड मिला। क्या माना? अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन। इनको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, मतलब जल जीवन हरियाली मिशन को, इनको अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन मिला। उसके अलावा 2 और अवार्ड हैं। एक तो NIC बिहार को मिला, ठीक है, इनको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर अश्विन पोर्टल के लिए मिला। मतलब NIC देखो, जो हमारा बिहार का मेजॉरिटी वेबसाइट है वो NIC बिहार ही बनाता है। तो NIC बिहार को क्यों अवार्ड मिला? क्योंकि उसने अश्विन पोर्टल बनाया। उसके अलावा NIC बिहार को एक और अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस बनाया क्योंकि उसमें मेधा सॉफ्ट पोर्टल बनाया। तो इन दोनों पोर्टल के लिए NIC बिहार को अवार्ड मिला। तो NIC बिहार को अलग अवार्ड मिला, ठीक है ना, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। इसके अलावा 2 हमारे वेबसाइट को मिला है अवार्ड। तो ये 2 वेबसाइट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन को 2 चीज़ के लिए मिला, एक किसके लिए? अश्विन पोर्टल के लिए, और एक मेधा सॉफ्ट पोर्टल के लिए। मेधा सॉफ्ट पोर्टल को अलग से अवार्ड मिला, अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन, वही है ना पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल। देखो अब अगला है इसी चैप्टर में वसवान 2.0, यानी बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क हाईवे है जो प्रोवाइड करता है वॉइस, वीडियो और डाटा कनेक्टिविटी स्टेट गवर्नमेंट के सारे ऑफिस में, ठीक है ना। ये सारे डिपार्टमेंट में ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जो 2.0 था ना, हो सकता है 1.0 में इतना ज़्यादा पेनेट्रेशन नहीं रहा होगा, लेकिन 2.0 में 38 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, 527 ब्लॉक को
और इसमें से 450 गवर्नमेंट ऑफिसर को कनेक्ट कर देते हैं ब्लॉक लेवल पे और ज़्यादा। बस ये याद रखिए भाई, ये क्या है, ये आपसे पूछेगा BSWAN 2.0। ये एक पॉइंट आपसे ये पूछ सकता है कि क्या ये पूरे सारे जिलों में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन बदलेगा, बनाएगा तो 38 डिस्ट्रिक्ट में है। और ये क्या करते हैं, सारे डिपार्टमेंट ऑफिस को कनेक्ट करने का कोशिश करता है। अभी तक सारे में नहीं पहुंचा है, मतलब ये कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखो अब एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। इसमें सबसे पहला बोला गया था कि अनबंडल करना है बिल्कुल बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, 5 डिस्टिंक्ट कंपनी में रीस्ट्रक्चर करना है। मेन ये याद रखना है कि हमारा जो टारगेट था कि सारे विलेज को कनेक्ट कर देना है 2017 में और सारे हैबिटेशन को अप्रैल 2018 में। इसके लिए हमारा स्कीम क्या था, हर घर बिजली, ठीक है ना। ये किसके तहत इनिशिएट किया गया था, इनिशिएटेड अंडर मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना जो 2016 में आया था। बाद में इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है ना सौभाग्य, उसके साथ जोड़ दिया गया प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। जो पर कैपिटा कंजम्पशन था वो बहुत कम था 2011-12 में, बस 134 किलोवाट आवर, उसको 2021-22 में 329 कर दिया गया किलोवाट आवर। AT&C ये जितना लॉस ज़्यादा होता है उतना ख़राब होता है। 2012-13 में लॉस लगभग 54% था और 22-23 में ये 24% हो गया। एनर्जी जो डिफिसिट था शुरुआत में 2017-18 में, जो बिहार था एनर्जी डेफिसिट होता था, मतलब हम बाहर से मंगवाते थे। अब ये हम एनर्जी सरप्लस हो चुके थे। एक पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, बिहार एनर्जी सरप्लस हो चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो जितना पावर बिहार में आता है उसका 31% जो नवीकरणीय ऊर्जा से आता है, 69% थर्मल पावर प्लांट से आता है, यानी नॉन रिन्यूएबल। अब देखिए हमारा टारगेट है 2025-26 तक कि हम 25% अपना ऊर्जा नवीकरणीय से जनरेट करें। अब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देखा जाए, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है पटना, उसके बाद गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद बॉटम देखा जाए तो सबसे कम शेखपुरा, ठीक है, मतलब सबसे कम शिवहर, शिवहर के बाद अरवल, अरवल के बाद शेखपुरा। वैसे छोटा भी है बट ये थोड़ा सा बैकवर्ड भी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन में ग्रोथ कहाँ पे देखने को मिला, सबसे ज़्यादा शेखपुरा में, फिर कैमूर में, फिर नवादा में। पावर अवेलेबिलिटी देखा जाए तो जो अर्बन एरिया में कितना है 23 घंटा, रूरल एरिया में 20 घंटा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन का इन्वेस्टमेंट पे ये नहीं याद रखो, ये हमने ऑलरेडी याद कर लिया, ये ऑलरेडी याद कर लिया है। अब देखो 2 प्रोजेक्ट है वाटर बॉडीज पे, एक कहाँ पे है, विक्रम ब्लॉक जो पटना में है ना, विक्रम ब्लॉक, वहाँ पे सोलर पावर प्लांट बनाना है 2 मेगावाट का कैनाल बैंक पे, ये एज ए पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है फुलवरिया डैम। फुलवरिया डैम कहाँ पे है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाना है। तो एक देखा विक्रम ब्लॉक जो कि पटना में है, वहाँ पे कैनल बैंक पे एक पायलट प्रोजेक्ट 2 मेगावाट का। उसके बाद ये सोलर है, दोनों सोलर ही है, क्योंकि हमें कितना है 2025-26 तक 35% हमें रिन्यूएबल एनर्जी पहुँचना है। अब ये एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड कैपेसिटी, ये मुझे नहीं लगता ये आपसे पूछा जाएगा कि ये बहुत हेक्टिक डेटा है, ये सब आप छोड़ सकते हो। एनर्जी डिमांड इतना है, पावर डिमांड, ठीक है, ऐसा नहीं पूछेगा तो छोड़ सकते हो आराम से। ये AT&T लॉस हमने देख लिया। उसके बाद पावर सप्लाई हम चाहते क्या है, हमारा ये ओरिएंटेड है कि अर्बन एरिया में 23 से 24 घंटा, 21 से 22 रूरल एरिया में। अब अगला चैप्टर के अगला जो चैप्टर है वो रूरल डेवलपमेंट पे है। तो सबसे पहले बजट जो एलोकेशन है रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो बिहार के टोटल बजट का 7.12% है 2021-22 के डेटा के हिसाब से, क्योंकि ये रियल डेटा आ गया है पूरा। बिहार के बजट का 7.12% रूरल डेवलपमेंट पे खर्चा होता है, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है। नेशनल एवरेज अपने टोटल बजट का मात्र 4.123% रूरल डेवलपमेंट के लिए यूज करता है। सबसे पहले एक योजना है सतत जीविकोपार्जन योजना, ठीक है ना, सतत जीविकोपार्जन योजना। उसमें इतना रुपया प्रोवाइड किया जाता है, 2 लाख रुपीज़ हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर द लाइवलीहुड इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, ये याद नहीं रखना है, ठीक है। सबसे पहले जॉब कार्ड मनरेगा के अंदर, ये आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मनरेगा के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब कार्ड किसको मिला है, ईस्ट चंपारण,
फिर समस्तीपुर, फिर गया, ठीक है। और उसके अलावा टोटल 18% ऑफ एससी हाउस होल्ड वेयर इशूड जॉब कार्ड। 18% जो एससी हाउस होल्ड है ना, वहाँ पे आपको जॉब कार्ड मिलेगा। एससी हाउस होल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे, जैसे आपको पता है एससी का पॉपुलेशन, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा गया में ही है, तो गया में सबसे ज़्यादा, वैसे औरंगाबाद में और फिर नालंदा में। ये एससी का पॉपुलेशन नहीं, एससी पॉपुलेशन, एससी हाउस होल्ड जिसके पास जॉब कार्ड है। अब हम अगला चैप्टर करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट। सबसे पहला क्या है, सेंसस के हिसाब से 2011 सेंसस के हिसाब से बिहार का अर्बनाइजेशन कितना था, 11.3%, जो नेशनल एवरेज से बहुत कम था। नेशनल एवरेज कितना है, 21.2%। देखो डिस्ट्रिक्ट जो पटना, नालंदा और मुंगेर, ये टॉप 3 है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, ठीक है। ये बस ये पॉइंट याद रखो, ये हमने बजट वहाँ में ऑलरेडी देख लिया है। उसके अलावा 139 जो ग्राम पंचायत है ना, उसको नगर पंचायत या नगर परिषद में अपग्रेड किया गया। उसके बाद ये पॉइंट भी याद नहीं रखना कि नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को नगर पंचायत को, पार्शियल इंक्लूजन, कि कुछ ग्राम पंचायत के पार्ट को नगर पंचायत में किया, ये सब याद नहीं रखना है। अब हायर अर्बन गवर्नमेंट, नगर पंचायत को नगर परिषद में और नगर परिषद को नगर निगम, ये भी याद नहीं रखना। ये पॉइंट डेटा याद नहीं रखना, बस ऐसा हुआ है, ये ध्यान रखना। अर्बन डेवलपमेंट में खर्चा की बात करते हैं तो CAGR 2018 से 23 के बीच देखते हैं तो अर्बन डेवलपमेंट पे 27% खर्चा हुआ, और ये ऑन एन एवरेज देखा जा रहा है। और हाउसिंग डेवलपमेंट पे 11% खर्चा हुआ, और भी खर्चा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एक एग्जाम्पल दिया है कि बेगूसराय का, कि अर्बन पॉपुलेशन 4.6% 2001 में था और 2022 में कितना परसेंट हो गया, लगभग 19.3%। स्मार्ट सिटीज मिशन कहाँ कहाँ डेवलप करना है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और बिहार शरीफ। इसको स्मार्ट सिटीज किस किस को बनाना है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर को, पटना और बिहार शरीफ को। पटना मेट्रो रेल तो आपको पता है अप्रूव किया गया था 2019 में, और बहुत ज़्यादा काम भी चल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो टोटल 100% पैसा था ना, उसमें से 20% तो स्टेट गवर्नमेंट दिया, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट दिया, उसके बाद 60% पैसा JICA ने दिया, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, एक सॉफ्ट लोन के फॉर्म में। समझ में आया। बजटरी एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन की बात करते तो ये पॉइंट याद नहीं रखना। उसके बाद यूटिलाइजेशन रेट, मोर देन 50% ऑफ बजट हैज बीन कंसिस्टेंटली यूटिलाइज होता है, ये भी याद नहीं रखना, ठीक है। डेटा वही याद रखो तो जरूरी है बिल्कुल। अब देखो इसमें भी कुछ डेटा आप याद रखो कि बैंकिंग एंड एलाइड सेक्टर में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बिहार का कितना है, बस 45.2% है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 45.2% है, नेशनल से बहुत कम है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कितने बिहार में हो गए हैं, 71 हो गए, पहले कितना था, 46 था। टोटल एनुअल क्रेडिट प्लान है, टोटल ACP टारगेट ये है, ये सब डेटा याद नहीं रखना। और ओवरऑल अचीवमेंट 108% हो गया। प्रायोरिटी सेक्टर में अचीवमेंट 94% और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में 151%, ये भी याद नहीं रखना। नए क्रेडिट कार्ड इशू किए गए हैं, नए क्रेडिट कार्ड लगभग 2 लाख इशू किए हैं। अचीवमेंट रेट कितना है, 53.7%, ये भी नहीं याद रखना। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये पॉइंट की इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसका मतलब NPA में डिक्रीमेंट हुआ है। हाईएस्ट NPA परसेंटेज ये 38 से 30.4% हो गया है। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक मेंटेन्ड ए लो NPA रेट स्लाइटली डिक्रीजिंग, जो कोऑपरेटिव बैंक का है ना, उसका भी NPA स्लाइटली डिक्रीज हुआ NPA। उसके बाद ये नाबार्ड का रोल है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। RIDF का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, ये भी याद है, डेटा नहीं याद रखना। अब ये देखो ह्यूमन डेवलपमेंट पे हमें पता है, ये सब डेटा में पता है। IMR, बिहार का IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अभी 29 है पर 1000 में, 2022 का डेटा है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट ये 35 है आउट ऑफ 1000। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, 149 आउट ऑफ 1 लाख लाइव बर्थ। एजुकेशनल इंडिसेस की बात करते हैं तो लिटरेसी रेट 2011 का बजट नहीं है, 2021 का डाटा है, ये 70.9% हो गया है टोटल। बट मेल का कितना है, लगभग 80 है, और फीमेल का लगभग 60 है, ठीक है। स्कूल इनरोलमेंट में प्राइमरी लेवल का कितना है, 98.2%। सेकेंडरी लेवल का कितना है, 73.4%। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की बात करते तो स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडरवेट और एनीमिया, तो ये पॉइंट याद नहीं रखना है।
अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का बिहार का रैंक है इंडिया में 36वां, समझ रहे हो, सबसे लास्ट हो गया, स्टेट और यूटी मिला दो तो। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन से इंडेक्स होते हैं, एक होता है एजुकेशन जिसमें 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है हेल्थ और थर्ड होता है इनकम इंडिकेटर। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये भी जेंडर इक्वालिटी को मेजर करता है हेल्थ, एजुकेशन और इनकम पे, और ये भी बिहार में बहुत इसका जो इंडेक्स है ना का हाई है, इंडिकेटिंग मतलब जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो 50.9% है। सोशल सर्विस पे कितना काम किया है, देखो सोशल सर्विस पे 2005-06 से लेके 22-23 पे इंक्रीज हुआ है लगभग 13 गुना, 13.3 गुना। उसके अलावा हेल्थ पे कितना हुआ है 11 गुना, एजुकेशन पे कितना हुआ 10 गुना। ये थोड़ा सा ये पॉइंट सब याद रख सकते हो। डेमोग्राफिक्स देखते हैं, सबसे पहले चाइल्ड का पॉपुलेशन 2021 का डेटा देखते हैं तो चिल्ड्रेन जो 0 से 18 के बीच है उसमें टोटल पॉपुलेशन का 42% है बिहार में, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा है, नेशनल परसेंटेज से। 0 से 6 साल के एज में बिहार में 16% पॉपुलेशन है। जेंडर कंपोजिशन देखें तो टोटल बच्चे कितना है लगभग 5.8 करोड़, इसमें ज़्यादा फीमेल है कम फीमेल है, ये पॉइंट याद नहीं रखना है। सेक्स रेशियो एट बर्थ और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है 2011 में 935 है, ठीक है, और ये डिक्लाइन हुआ था 2001 में 942 था, उसे डिक्लाइन हुआ था। अब देखो चाइल्ड रेशियो एट बर्थ, ये हम चाहते हैं कि 2036 तक इम्प्रूव हो जाए, 935 पहुंच जाए चाइल्ड सेक्स रेशियो एट बर्थ। एडोलसेंट पॉपुलेशन की बात करते तो ये पॉइंट याद नहीं रखना कि 10 से 19 में कितना परसेंट पॉपुलेशन है, लगभग 2250। इनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, हेल्थ रिस्क, एजुकेशनल गैप। अब चाइल्ड पार्टिसिपेशन के लिए कई सारे स्कीम चले हैं। सबसे पहले किशोरी मार्च, ये इन किस गर्ल को टारगेट किया गया, माइनॉरिटी SC ST कम्युनिटी की सेकेंडरी स्कूल में इनका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। प्राइमरी स्कूल में तो हो जाता है बट सेकेंडरी स्कूल में छोड़ देती है, ठीक है। तो 1040 स्कूल में इसको इम्प्लीमेंट किया गया 13 डिस्ट्रिक्ट में। क्या है किशोरी मंच, सॉरी मंच नहीं, मार्च नहीं, मंच, किशोरी मंच। दूसरा क्या है चाइल्ड कैबिनेट यानी बाल संसद, तो 12 मेंबर का स्टूडेंट कमेटी बनाया गया प्राइमरी स्कूल में, टू डेमोक्रेटिक वैल्यू सिखाएंगे, ठीक है ना। बाल संसद, बाल संवाद अदालत, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ डायलॉग होगा विथ चिल्ड्रन फोकसिंग और जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स, ठीक है ना। चलो मीना मंच, इसमें क्या होता है 20 गर्ल का होगा फ्रॉम अपर प्राइमरी स्कूल टू रेज अवेयरनेस ऑफ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देख रहे हो क्या कराया जा रहा है, किशोरी मंच में क्या किया जा रहा है, माइनॉरिटी का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में। चाइल्ड कैबिनेट का मतलब है बाल संसद, ठीक है ना। प्राइमरी स्कूल में डेमोक्रेटिक वैल्यू सिखाएगा। संवाद अदालत में क्या होगा, डायलॉग होगा, फोकस किया जाएगा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी पे। उसके बाद नहीं हो जाता है, कुछ बच्चे गलत रास्ते पर कर लेते हैं, डेलिक्वेंट हो जाते हैं, समाज के वैल्यू के खिलाफ चले जाते हैं, ठीक है, उसकी बात किया जाएगा। मीना मंच क्या होता है 20 गर्ल होता है जो अपर प्राइमरी क्लास की होगी, जो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लोगों को अवेयर करेगी। उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करें जाए, ये पॉइंट सब याद नहीं होगा, ठीक है, हो ही नहीं पाएगा ना। अब चलिए ये एक्चुअली लास्ट चैप्टर है, ठीक है, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सबसे पहले एनुअल रेनफॉल का ट्रेंड देखा जाए तो एवरेज कितना है 1009.4 mm, ये ठीक है ना, एवरेज इतना, रिडक्शन हुआ टू इतना 2022-23 में कमा था। टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज है 40 से 42 इन समर टू 7 to 8 डिग्री इन विंटर। एनुअल कितना है 2022-23 में 24.7%। फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं 2024 में 9722 स्क्वायर किलोमीटर। कार्बन स्टॉक इतना टन है वो सब याद नहीं रखना है, रेवेन्यू खर्चा ये नहीं। उसके बाद ये भी याद नहीं रखना है कि फ्लड पे कुछ खर्चा हुआ, थंडर स्टॉर्म, डेथ कहाँ हुआ ये इम्पोर्टेंट है। गया, भोजपुर, नवादा और बांका ये ज़्यादा इफेक्टेड है, गया, भोजपुर, नवादा और बांका। उसके बाद ये भी याद नहीं रखना 50 एक्टिव सेंटर हॉस्पिटल का डिजास्टर हेल्थ असिस्टेंस डिप्लॉयड किया गया है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में कैनाल इतना है, ये सब याद रखना है। ग्रीन बजट देखो सबसे पहले देश बिहार में ग्रीन बजट आया, इन्वायरमेंटल बजटिंग पे फोकस किया जा रहा है। अब ये कुछ स्कीम है, देखो
पहला जो प्रोग्राम है ना वो रिवर रेंचिंग प्रोग्राम है। तो इसमें क्या है, नदियों में मछलियों की संख्या बढ़ाने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। इसमें क्या है कि बिहार सरकार इसमें 3 सालों में इतना पैसा खर्चा करेगा और गंगा नदी में 4 लाख मछलियों की रेंचिंग की जाएगी। इसमें कौन आएगा, बहुत सारी मछलियाँ आएंगी। और ये मेन आपको बस ये याद रखना है कि बहुत सारी जीरा को इकट्ठा करना है, अलग अलग टाइप की मछलियों को। उसमें कुछ आर्टिफिशियल हमें कुछ बदलाव करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, और फिर उसको अलग अलग नदी में डालना है। सिंपल प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, मेन एम इसका यही है। जो एक मत्स्य संपदा स्कीम नहीं है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे ही रिलेटेड है। डिस्ट्रिक्ट कितने में होगा नहीं, ये 3 साल के लिए मेन याद रखना, 3 साल के लिए प्रोग्राम है। जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इम्प्रूव करना है स्टेट के फिश मार्केट को, ऑर्गेनाइज कंडीशन ऑफ हाइजीन और अदर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 7 निश्चय 2 के अंदर आ जाएगा कि मत्स्य का जो विकास हो, ठीक है। अगला क्या है, बिहार स्टेट जैगरी इंडस्ट्री प्रमोशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, जो जैगरी मतलब जो शुगर केन से जो बनता है, गुड़ की बात करें तो इंक्रीज करना है इनकम ऑफ शुगर फार्मर एंड इन्वेस्टर, ठीक है ना। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे सीधा पूछा जाएगा, जूस एनालिसिस लैब लेबोरेटरी SRI कहाँ पे बन रहा है, पूसा में बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जूस एनालिसिस लेबोरेटरी SRI पटना पूसा में बन रहा है। प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज अपग्रेडेशन स्कीम, क्या किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज अपग्रेडेशन स्कीम। इसमें क्या किया जा रहा है, प्रोविजन फॉर 35% ग्रांट टू सेट अप अ न्यू यूनिट और एक्सपेंड एग्जिस्टिंग यूनिट इन फूड प्रोसेसिंग। अगर कोई फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आप यूनिट ओपन कर रहे हो या पुराने यूनिट को एक्सपेंड कर रहे हो तो सरकार आपको 35% ग्रांट देगी। मेगा फूड पार्क हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन मोतीपुर मुजफ्फरपुर में क्या स्टैब्लिश किया गया, मेगा फूड पार्क। ई रेडिएशन कम पैकेजिंग हाउस, इसको भी कंस्ट्रक्ट किया गया बिहटा पटना में, ई रेडिएशन कम पैकेजिंग हाउस। और एक पैकेजिंग हाउस फॉर एक्सपोर्ट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन बिहटा पटना। क्या है, ई रेडिएशन कम पैकेजिंग हाउस, वही है पैकेजिंग हाउस फॉर एक्सपोर्ट। संकल्प, संकल्प क्या है फुल फॉर्म, देखिए स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और लोन असिस्टेंस इसमें कहाँ से मिला असिस्टेंस, वर्ल्ड बैंक से। शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा और क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली, मतलब ये सिंपल है, स्किल देने की बात की, स्किल एक्वायर करो, नॉलेज आएगा, लाइवलीहुड मिलेगा। अब शेष मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, देखो ऐसा जगह पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट में जिसका 100 पॉपुलेशन से भी कम है, वहां पे भी ऑल वेदर रोड बनाना है। टी डेवलपमेंट स्कीम क्या है, ये कहाँ पे, टी स्पेशली प्लांटेड इन किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, नोटिफाइड हॉर्टिकल्चर क्रॉप है। और इसमें 50% सब्सिडाइज दिया जाएगा फॉर एरिया एक्सपेंशन के लिए। और ये ऑल्सो एक्सपेंड टू न्यू स्टेट, नए स्टेट मतलब नया आप एरिया बन जहाँ पे आप उगाना चाहते हो उसके लिए। इवन एग्जिस्टिंग टी कल्टीवेशन इंक्लूडिंग मैकेनाइजेशन, सबके लिए सब्सिडी मिलेगी। मखना डेवलपमेंट स्कूल, जो मखाना होता है ना, मखान, ठीक है ना, प्रोडक्शन करना है, इसमें 75% सब्सिडाइज दिया जाए। किस किस के लिए, एडवांस सीड प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, फील्ड एक्सपेंशन, डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। मखाना को फॉक्स नट भी बोलते हैं। ये देश का 90% यहीं से प्रोड्यूस होता है। इसको जो 6 GI टैग बिहार के एग्री प्रोडक्ट का मिला है उसमें से एक मिथिला मखाना भी है। जिस तरह देखो यहाँ पे 75% सब्सिडाइज किया जाता है, मशरूम के लिए 90% सब्सिडी मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट 90% सब्सिडी मशरूम किट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कल्टीवेटर के लिए। बिहार यहाँ पे भी लीड करता है मशरूम प्रोडक्शन में भी। उसके बाद 1 month 1 क्रॉप सपोर्ट इज बीइंग गिवन फॉर कल्टीवेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन हर चीज़ में सपोर्ट मिलेंगी। और ये क्वालिटी प्रोड्यूस पे फोकस करना है, अवेयरनेस जगाना है अलोंग वैल्यू चेन एक्टर्स थ्रू 1 month 1 क्रॉप इनिशिएटिव। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना,
देखो जो चौर एरिया है ना, वहां पे बोला कि इंटीग्रेटेड खेती किया जाए, मतलब इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर भी होगा। बहुत जगह आपको पता है ना, फिश भी उगाया जाता है और धान भी उगाया जाता है। तो ये इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर होगा, एग्रीकल्चर के साथ हॉर्टिकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करने की बात करिए। समेकित, समेकित है मतलब चौर का आप उपयोग करो ना, क्योंकि वहां पे पानी जमा हो जाता है। जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, जैविक यानी ग्रीन खेती आप करो, ग्रीन खेती। ऑर्गेनिक फार्मिंग टू बूस्ट सॉइल नाइट्रोजन कार्बन कंटेंट, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम से कम करना है। उसके अलावा यहाँ देखो, फार्मर रिसीव करता है 80% और 90% सब्सिडी फॉर मूंग और धैंचा। देखो मूंग अगर सब्सिडी खरीदते हो ना तो 80% सब्सिडी, धैंचा सीड में 90% सब्सिडी मिलता है बिहार राज्य बीज निगम से। उसके बाद जैविक कॉरिडोर योजना, ये 13 डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है कहाँ पे, थ्रू एग्रो इकोसिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है ना। बायोलॉजिकल एक कॉरिडोर बनाना है पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें से 12 जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो गंगा रिवर के दोनों तरफ है, और एक है नालंदा। समझ में आया ना कि गंगा जी के आसपास, क्योंकि अगर आपके खेत में बारिश होगी तो गंगा जी में वो चला जा सकता है केमिकल, इसलिए आप जैविक खेती करो कि बारिश भी हो तो गंगा जी के पानी में केमिकल ना जाए। परंपरागत कृषि विकास योजना की बात करें, वो भी वैसी बात करता है। ये 11 डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। इसमें ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास, सिवान, सहरसा, किशनगंज, अररिया, बांका, जमुई, गया और दरभंगा आता है, ठीक है। और इसमें भी वही बात करें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आप यूज करो, बट उसमें केमिकल पेस्टिसाइड ये सब नहीं होना चाहिए, इको फ्रेंडली लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी यूज होना चाहिए। क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंट होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ बट सस्टेनेबली। रेजिलियंस, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होना चाहिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए, और गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होना चाहिए वो अचीव होना चाहिए। किसान चौपाल, ये हर साल बिहार में ऑर्गेनाइज होता है ड्यूरिंग खरीफ और रबी के सीजन में। ये एजुकेट करते हैं, चौपाल का मतलब एक बैठेगा एक आदमी और समझाएगा, फार्मर को समझाएगा क्रॉप प्लानिंग के बारे में, सॉइल न्यूट्रिएंट के बारे में, उसके बाद क्लाइमेट बेस्ड फार्मिंग सिस्टम के बारे में, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, एफिशिएंट फर्टिलाइजर यूज को प्रमोट करेगा। उद्योग मित्रा क्या है, ये इसमें क्या किया जा रहा है, टू प्रोवाइड एडवाइस ऑन प्रोजेक्ट प्रोफाइल, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, इंटरप्रेन्योर को, प्लानर को, रिसर्चर को, ठीक है। सेमिनार वगैरह प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेवेंट टॉपिक को, कि लोगों को समझाया जा सके। CDAC जो सेंटर है पटना में, इसका काम क्या था, रिसर्च करना और ट्रेनिंग करना ICT में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और DIT के हेल्प से इन्होंने पटना में अपना सेंटर सेटअप किया है। बट इसमें जो चुने जाएंगे लोग ना, वो एक एंट्रेंस टेस्ट से चुने जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, तो सिंपल इसमें मतलब जो रिमोट एरिया है ना वहाँ पे भी बस यानी जो मास ट्रांसपोर्टेशन चलाने की बात कर रही है। बिहार वन, ये देखो अगर कोई फैमिली है, कोई इंडिविजुअल और कोई फैमिली है, उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहा है उसका 360 व्यू बताना, ये बिहार वन के तहत आता है। उसके अलावा VSWAN 2.0, ये क्या करते हैं, नेटवर्क हाईवे दैट प्रोवाइड वॉइस वीडियो एंड डेटा कनेक्टिविटी टू द ऑफिस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। भू समाधान ऐप क्या है, ये ट्रैक करता है ऑफ ऑल द केसेस दैट इन्वॉल्व्स लैंड डिस्प्यूट। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, इसके अंतर्गत क्या है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रोवाइड करना हर एग्रीकल्चर लैंड पे कम सप्लाई में, ये 65 पैसा पर यूनिट। डिजिटल हेल्थ योजना है, डिजिटल हेल्थ योजना, इस प्रोजेक्ट को कुछ जगह पे एज ए पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, मुजफ्फरपुर, नालंदा, गोपालगंज और सिवान में। IT हेल्थ सॉल्यूशन देना, जिससे IT वाला जो इकोसिस्टम है ना उसको बूस्ट मिले, मतलब हेल्थ सिस्टम को बूस्ट मिले। E-लॉट्स यानी एक लाइब्रेरी किसके लिए, टीचर और स्टूडेंट के लिए। सेंट्रलाइज डिजिटल कंटेंट। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप है, लॉन्च फॉर कंडक्टिंग अ सर्वे एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज ट्री, ठीक है। जिस ट्री का मतलब कि 50 साल से ज़्यादा उम्र है ना उसको हेरिटेज ट्री के अंतर्गत रखा गया। बैम्बू मिशन क्या है, इसका एम क्या है कि आप बैम्बू बांस के कल्टीवेशन को नॉन फॉरेस्ट
नॉन फॉरेस्ट लैंड पे करना है, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट लैंड पे। इससे एग्रीकल्चर इनकम इंक्रीज होगी और क्लाइमेट चेंज को भी रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग, एक तो पिछड़ा वर्ग है एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना। इसमें देखो ओबीसी स्टूडेंट को पोस्ट मैट्रिक कोर्सेज के लिए अगर वो कोई टेक्निकल कोर्स कर रहा है तो उसको स्कॉलरशिप 4 लाख तक का दिया जाएगा। परिमार्जन ऐप, ये परिमार्जन जो पोर्टल है ना, बाय लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट, ये रेक्टिफिकेशन इन लैंड रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ द लैंड ओनर, जो भी इशू है लैंड रिकॉर्ड्स में उसको रेक्टिफाई करने की बात कर रहे हैं। समाधान ऐप, इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड उसको जल्दी से जल्दी समाधान करेगा, सिंप्लीफाई और एक्सपीडिएट उसके प्रोसेस को, और वर्कर्स जो होते हैं ना उनको जस्टिस मिलेगा जल्दी से जल्दी। समीक्षा ऐप, enable the MSME entrepreneurs to adopt a commercially feasible approach in implementing environmentally viable technique for manufacture। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप अच्छा इन्वायरमेंटली वाइएबल टेक्निक का यूज करो जिससे आपका वो बढ़े, कॉमर्शियली वाइएबल बने, मतलब फ़ायदा हो, सिंपल। संपूर्ण ऐप क्या है? इट इज़ ए वेब एंड मोबाइल बेस्ड एनर्जी अकाउंटिंग टूल है फॉर मॉनिटरिंग एंड टू एंड एनर्जी फ्लो। ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज द ऑटोमेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ मैनुअल एक्टिविटीज टू एलिमिनेट द चांस ऑफ ह्यूमन एरर वाले जो चांस है ना उसको दूर किया जा सके। तो हमारा इस वीडियो में इकोनॉमी सर्वे और बजट कवर हो गया, दोनों बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे इस बुक का। थैंक यू सो मच।